अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम का टॉपिक मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग इस मसले का शिकार रहते हैं। बज़ाहिर सेहतमंद, तंदुरुस्त, वो जो हमारे टर्म यूज़ की जाती है ना, हट्टा कट्टा नज़र आ रहा है। ये तो भाई वो लोग भी एक बहुत अहम और वो जिसे हम कहते हैं ना कि क्रॉनिक मसला भी हो सकता है, उसका शिकार है। अब वो क्या है? हड्डियों में दर्द रहना। बज़ाहिर वो लोग जो कि आपको बड़े हेल्दी नज़र आ रहे होते हैं ना, उनमें भी विटामिन डी की कमी होती है, उनमें भी हड्डियों का जो है ना मसला होता है, उनमें भी जोड़ों का मसला होता है। अब ये हमारे लाइफस्टाइल पे मैटर करता है कि हम किस तरह की ज़िंदगी गुजारे, हम खुराक क्या खा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि फ़लाँ बंदा तंदुरुस्त है, सेहतमंद दिख रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि उसकी हड्डियाँ भी मजबूत हैं। हड्डियों की मजबूती हम नॉर्मली बचपन से सुनते हैं कि पाकिस्तान में विटामिन डी की कमी है, हर दूसरा बंदा विटामिन डी की कमी का शिकार है। लेकिन अगर ये मसला स्टार्ट से रहा और आप हर एज में ही विटामिन डी की कमी का शिकार रहे, तो बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। बचपन में विटामिन डी की कमी अगर होती है तो क्या मसला हो सकता है, फिर एडल्ट्स के लिए क्या मसला हो सकता है, और फिर एक स्पेसिफिक एज में जब आप चले जाते हैं तब तो फिर बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को बेड पे ही लेटे देखा है। वजूहात जब पता चलती है तो पता चलता है जी इन्हें शदीद किस्म की हड्डियों की कमज़ोरी है। तो हड्डियों की कमज़ोरी जो है, हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारा ये ढांचा हड्डियों पर ही है, और अगर आपका वो स्ट्रक्चर ही कमज़ोर हो जाएगा तो फिर आप हमेशा बीमार रहेंगे। और फिर मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि हड्डियाँ भुरभुराहट का शिकार हो जाती हैं, हड्डियाँ टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, उनकी शेप बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हम आज का शो हमने स्पेशली रखा है। अगर आपको लगता है कि आपको जॉइंट्स में पेन रहती है, हड्डियों में दर्द रहती है, तो आपको ज़रूर विटामिन डी का टेस्ट कराने, जो कि पहले इनिशियल स्टेज है। उसके बाद क्या करना है वो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, वो हमें बताएंगी मरियम, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जिन्होंने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम। मरियम, थैंक यू सो मच। हम जब आपको बुलाते हैं लोगों की हेल्प के लिए, और थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाती है आपके आने से, मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ हलचल कर लूँ। हड्डियों की कमज़ोरी, इसके कुछ सिम्टम्स बताएंगी किस तरह से प्रेजेंट करते हैं? स्वेट जॉइंट स्टिफनेस रहना, आपकी जॉइंट्स में से पॉपिंग साउंड्स आना, कड़क कड़क की आवाज़ आना, बाजू हिला रहे हैं, कटक कटक हो रही है, घुटनों में से सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं, फिर आपको लगता है कि ऐसे जैसे दर्द भी हो रही है आवाज़ आने के साथ साथ, या फिर आपके नी लॉक हो रहा है या कंधा लॉक हो रहा है, या सुबह उठ रहे हैं तो उंगलियां सीधी नहीं हो रही, जॉइंट स्टिफनेस इतनी ज़्यादा आ गई है, और हर वक्त पट्ठों में दर्द है, आप दुबई जा रहे हैं। तो ये सारी अलामतें हैं कि आपको शोल्डर में, कुछ लोगों को नेक में पेन रहती है, गर्दन सीधी नहीं की जाती है, ये सारी अलामात हैं इस चीज़। ये तो रूटीन में हर किसी को रहती हैं। इवन मैं अपने आप से स्टार्ट कर लूँ तो जब आप सो के उठे तो अक्सर ऐसा होता है, नेक में पेन हो रही है, शोल्डर में पेन हो रही है, थोड़ा सा आप टाइम लेते हैं स्टेबल होने के लिए। तो रात को जब आप सो के उठ रहे हैं, आपको तो फ्रेश उठना चाहिए, रिलैक्स उठना चाहिए। तो यहाँ से पता चलता है कि आपको हड्डियों का मसला है। हाँ जी, करना क्या है हमने? देखिए, जैसे आप अपनी कंडीशंस बताई, जो सिम्टम्स आपके हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके अंदर, लेकिन हम बात करेंगे कि विटामिन डी की कमी या मल्टी विटामिन्स का इंटेक ना करने के जो रिजल्ट्स हैं वो क्यों हो रहे हैं, उनको कैसे बेटर बनाना है। आप जैसा बता रही हैं स्टिफनेस के साथ उठती हैं, इस तरह से एक तो पॉस्चर बड़ा मैटर करता है, दूसरा आप एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग्स नहीं करते हैं, वो बहुत मैटर करता है। लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तब हम मल्टी विटामिन्स के थ्रू बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को चाहिए वो ऐड ऑन करते हैं। अगर हम एक पेशेंट आ रहा है ना, अगर हम उसमें सिर्फ उसका विटामिन डी, उसका कैल्शियम इंटेक, जिंक और मैग्नीशियम, ये 4 चीज़ें बैलेंस कर दें, बॉडी के अंदर बेसिक न्यूट्रिएंट्स चले जाएं, यकीन करें उसकी इंड्योरेंस बढ़ जाएगी, बॉडी की एक्सीलेंसी बढ़ जाएगी, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। उसके बाद वो रीहैब करेगा तो वो गुड टू गो है। लेकिन बेसिक न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हम ऊपर से जितना मर्जी उसको मैनेज करने की कोशिश कर लें, वो अंदर जो डेफिशिएंसीज हैं वो बाहर तो कहीं ना कहीं से नजर मतलब आप हड्डियों की दर्द के साथ जा रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास, आप एक के बाद 2, 3, 4 सेशन लेते चले जा रहे हैं, आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ जी, क्योंकि आप मसले की जड़ तक नहीं गए। सो आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले आप रिक्वायर्ड टेस्ट कराती होंगी? बिल्कुल ऐसे ही है, हम उनके टेस्ट कराते हैं। जैसे मैं कोई सिम्टम बता रहा है कि मुझे बड़ा लेथार्जिक फील होता है, डाउन रहता हूँ, एनर्जी लो है, लो आयरन, अपने आयरन्स चेक कराएं। अगर आपको फील होता है क्रैम्प्स बहुत ज्यादा पड़ते हैं, कड़ल पड़ते हैं, आई एम रियली सॉरी, ये कुछ सिम्टम्स बड़ी जबरदस्त चीजें हैं, प्लीज इसको देख लें अगर आपके साथ ये सिम्टम्स है स्टार्ट से। देखें, अगर आपको लेथार्जिक फील होता है, बड़ा थकावट का शिकार है, एनर्जी लेवल्स लो हैं, तो अपने आयरन सबसे पहले चेक कराएं। ठीक है, सीबीसी एक नॉर्मल टेस्ट करा लें। बिल्कुल, अपने आयरन लेवल्स चेक कराएं। उसके बाद अगर आपको फील होता है कि आपको कड़ल पड़ रहे हैं, क्रैम्प्स हैं, आप बैठे बैठे
कड़ल पड़ रहा है या फिर आप सोए हुए हैं तो कड़ल पड़ रहे हैं, तो अपने इलेक्ट्रोलाइट सोडियम और पोटेशियम का चेक कराएं कि वो पोटेशियम और सोडियम मरियम, मुकम्मल आपकी है। बात से याद आया, मेरी ऐसे होता है फिंगर्स दोनों एकदम से ऐसे स्टिफ हो जाती हैं और दोनों में स्पेस आ जाती है, और कितनी देर तक, जब तक मैं वो मसल बिल्कुल ऐसे करती नहीं हूँ ना बिल्कुल, तब तक वो स्पेस उस तरह से रहती है। उसको कहते हैं मेरे ख्याल से क्रैम्प। हाँ जी, क्रैम्प्स पड़ना इसी तरह से, जैसे नाड़ पे नाड़ चढ़ जाए कह लो, या पट्ठे पे पट्ठा, उस तरह से हो जाता है। या समटाइम्स हमारे जॉइंट्स जो हैं वो ट्विच कर रहे होते हैं, मसल्स ट्विच कर रहे होते हैं, तो उन सब में आप जो अपने सोडियम और पोटेशियम का इंटेक अच्छा रखें। फिर सोए हुए जिनकी टांगों में दर्द रहता है, बेचैनी रहती है, या आपको लगता है कि रात को वो फिर वही मसला क्रैम्प्स या स्टिफनेस आ जाती है टांगों में, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, बेचैनी टांगों में, वो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, मैग्नीशियम का टेस्ट लाजमी कराएं, साथ अपने मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ऐड करें। ठीक है, फिर आपके अगर छोटे जॉइंट्स में पेन रहता है या जिस तरह से भी आपको फील होता है, तो अपने टेस्ट कराएं जिसके अंदर हम सीरम यूरिक एसिड चेक करते हैं, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, जीन्स के थ्रू तो नहीं आ गया है, या फिर आपकी डाइट ऐसी तो नहीं है जिसकी वजह से आप यूरिक एसिड के लिए प्रोन हो गए हैं। फिर हम आरए फैक्टर, गैंठिया, ये सारे टेस्ट करवा कर देखते हैं जिससे पता चले कि आखिर रूट कॉज क्या है। जब तक आप रूट कॉज तक नहीं पहुंचेंगे, आप जितना मर्जी पेशेंट को रिहैब कराते दें, आपको रिजल्ट्स आने की बजाय उल्टा आप बैकवर्ड उसको गेयर लगवा देंगे patient ये को। 3-4 टेस्ट हैं, ये 3-4 सिम्टम्स के साथ आपको खुदा न खास्ता अगर इनमें से कोई सिम्टम्स हैं तो अपने ये वाले टेस्ट लाजमी करा लें। उसके बाद आपका प्लान क्या है, किस तरह से ट्रीटमेंट प्लान होगा, वो डिसाइड किया जाएगा। मरियम, मुसलसल जिनको हड्डियों में दर्द रहता है, आप इग्नोर कर रहे हैं, आप कोई सप्लीमेंट नहीं ले रहे, आगे चल के कौन सी ऐसी सीवियर बीमारी हो सकती है हड्डियों की? देखिए, सबसे पहले जो सिवियरिटी यही होगी ना कि आप हर वक्त तकलीफ में हैं। बिल्कुल, ये आपने कोई ठीक- छोटी सिवियरिटी नहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये तो आप मतलब 24 घंटे तकलीफ में रहे। बिल्कुल, आप पेन में हैं, इसका मतलब आपकी बॉडी आपको कह रही है कि डू समथिंग अबाउट इट। बॉडी बोल के नहीं बताएगी आई एम इन पेन, प्लीज रेस्ट कर लो, लेट जाओ, मुझे अंदर कोई फ्यूल दे दो, कोई एनर्जी लेवल्स अप कर लो। बॉडी आपको सिम्टम्स देगी। पेन में है, ये सिवियरिटी ही है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जॉइंट लॉकिंग, पॉपिंग, ये सारा कुछ स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद और आगे चले जो आपके पैचेस बनने लग जाते हैं, जिनको विटामिन डी की कमी है, वाइट पैचेस जिनको फील हो रहे होते हैं, जिनकी कैल्शियम की कमी है, उनके नेल्स के अंदर आप देखेंगे कि वो डेफिशिएंसीज spot भी हो जाती नज़र हैं, आनी शुरू हो जाती हैं। फिर आपको हर वक्त की थकावट और इतनी ज़्यादा होती है कि वो फिर आपकी जो जॉइंट्स हैं डीजनरेशन की तरफ चली जाती हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं। इमेजिन करें एक जॉइंट है, उसका फ्यूल है, वो उसको प्रॉपर तौर पे नहीं मिल रहा है, जिसने उसको स्टेबल रखना है, तो वो डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएगा। अब फूल को पानी नहीं मिल रहा है, वो किस तरह नुचड़ जाता है, इस तरह निढाल सा हो जाता है, उसी तरह जॉइंट्स आपके डिहाइड्रेट होते जाएंगे, फिर अपनी पोजीशन चेंज करना शुरू कर देंगे। तो जो उंगली सीधी है वो फिर टेढ़ी होती जाएगी, फिर वो टेढ़ी, और इस तरह से हो जाएगा कि आपके पास से ये हो जाएगा। आप सीधा बैठ भी नहीं सकेंगे। दैट्स वाई बहुत अर्ली स्टेजेस पे आप बिल्कुल एबल नहीं होते कि आप आराम से खुद से बेड से भी उठ सकें। पेन की सिवियरिटी इतनी हो जाती है कि जॉइंट्स में इतनी हिम्मत ही नहीं रहती। मरियम, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उनके पाँव की उंगलियां टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, वो भी क्या कोई अलार्मिंग सिम्टम है? देखें, अगर पेन है तो जरूर अलार्मिंग है। कुछ लोगों के पोस्चर्स खराब होते हैं, शुरू से ही पाँव टेढ़े रख के चलते हैं, कमर सीधी नहीं होती, कुब निकाल के चलते हैं, ये पोस्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं। लेकिन जब अगर पेन साथ ऐड ऑन हो गई है, फिर वो अलार्मिंग चीज़ है। फिर आपको फौरी तौर पे एक्सरेज, MRIs व्हाटसोएवर रिक्वायर्ड आपको कराना चाहिए, अपने ब्लड टेस्ट कराना चाहिए और उसको रूल आउट करना चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चों का मैंने देखा है कि बाय बर्थ कुछ हड्डियां टेढ़ी होती हैं, वो आप पैदाइश के बिल्कुल साथ ही उनका ट्रीटमेंट चलता है, तो क्या उन्हें बड़े होकर भी प्रॉपर विटामिन डी लेवल चेक कराना होता है और प्रॉपर इस चीज़ को मॉनिटर करना होता है कि वो रिकवर हो जाता है? देखिए, हमारे पास अगर पेशेंट आ रहा है, लेट्स सपोज बच्चे की बात कर लेते हैं या किसी बड़े की देख लें, अगर आप किसी भी एक इशू के लिए आ रहे हैं, आपको कोई इंजरी हुई है लोअर बैक पेन की, आप यकीन करें हम उसको कहते हैं कि अब तो ठीक हो गया है फिजियो के थ्रू, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द फ्यूचर, यू आर वेरी प्रोन। एक दफ़ा वो डिफेक्ट आ गया है तो इंसानी जिस्म है, बॉडी है, केयर नहीं करेंगे तो दोबारा से रिफ्लेक्ट हो सकता है, जरा सी एक हरकत और वो ट्रिगर हो सकता है। तो ये हमेशा की वीकनेस ना रहे, उसके लिए आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसा ही कोई बच्चा हमारे पास आया है जिसको पाँव पे वजन नहीं आता, बच्ची मेरे पास एक आती है रिहैब के लिए कि वो अपनी हील पे प्रॉपर वेट नहीं डालती थी जब से वो पैदा हुई है। वो पहले तो खेल खेल में था, लेकिन अब ऐसी ग्रोन अप तो उसको आदत ही नहीं है, वो अपने टिप्स पे वजन ढाल के चलती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, स्टार्ट में चलना शुरू करते हैं तो वो बिल्कुल ही अपनी उंगलियों पे चल रहे होते हैं और उनके पाँव की एड़ी जो है वो जमीन पर नहीं लगा रहे होते हैं। हाँ जी, अब उसको फ्लैट फुट आ चुका है, ठीक है, अब वो पूरी तरह से पाँव रख ही नहीं पाती है, उसकी पूरी रिहैब चल रही है। लेकिन
अब रीहैब के साथ साथ उसके पेरेंट्स ने उसके अंदर विटामिन डी, उसके कैल्शियम्स और ये सारा कुछ जिस भी फॉर्म में वो दे रहे हैं वो ऐड ऑन कर दिया है, साथ उसकी एक्सरसाइजेस चल रही हैं, साथ उन्होंने शूज़ चेंज किए हैं, मतलब आप चेंजिंग्स लेके आओगे और अब ये चलेंगी ताकि वो डेफिशिएंसी किसी और जॉइंट में फिर से नजर ना आए। मरियम मुझे ये बता दें, अगर आपका बच्चा मतलब तकरीबन कोई 1.5-2 साल से अगर आपका बच्चा चलना शुरू कर रहा है और उसके सिम्टम्स ये हैं कि वो बिल्कुल अपने उंगलियों पे पाँव की चल रहा है, एड़ी ज़मीन पर नहीं लगा रहा, तो उसको वहाँ से आपको डॉक्टर को दिखाना है कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये कोई अलार्मिंग साइन है? देखें, जो चीज़ आपको देखने में नॉर्मल नहीं लग रही है दैट इज़ नॉट नॉर्मल। आपको पता है कि बच्चा नहीं लगा रहा है तो वो शुरू में उसको वो बच्चों वाली हरकतें समझ के इग्नोर नहीं करें, उसी पे उसको नोटिस लें ताकि आप फ्यूचर डेफिशिएंसी से, डिफॉर्मिटी से बच्चे को बचा सकें। सही। सो अगर आपको ये लगता है कि बच्चा आपका स्टार्ट में चलना जो शुरू कर रहा है, ऑब्वियसली पहले क्रॉलिंग बच्चा करता है, फिर चीज़ें पकड़ के चलना शुरू करता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा है। तो अगर आप लोग ये चीज़ें ऑब्जर्व करें और इस पर खास नज़र रखें, अगर ऐसा कुछ है तो फौरी तौर पर आपको डॉक्टर से रिजू करना है। मरियम मेरे साथ है, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कुछ हमने पोस्टर डिस्कस करने हैं, हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, घंटों करते चले जा रहे हैं, हम बैठ के बुक रीडिंग वैसे तो अब कम लोग करते हैं, बट अगर कर रहे हैं तो वो करते चले जा रहे हैं, एक ही पोजीशन में मुसलसल बैठे हैं तो स्टिफनेस हो जाती है। उसके लिए क्या करना है, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बच्चों के पोस्चर बड़े मैटर करते हैं, स्कूल बैग बहुत ज़्यादा आजकल हैवी हैं, फिर उसके बाद स्कूल बैग के साथ साथ अगर आपका बच्चा, नॉर्मली क्या होता है, टेबल चेयर पे बैठने का रिवाज थोड़ा कम है, बच्चे ज़मीन पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, बेड पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपका बेहतरीन पोस्चर क्या होना चाहिए कि अगर आप राइटिंग कुछ कर रहे हैं तो, और टेबल चेयर मैटर करती है, आपको बेड पे बैठ के या ज़मीन पे बैठ के पढ़ाई करें, परफेक्ट इसकी पोजीशन क्या है? बेड को सिर्फ सोने के लिए रखें बेड को पढ़ाई करने के लिए, ऑफिस वर्क करने के लिए ना इस्तेमाल करें, बहुत बुरा है। लैपटॉप अगर आप बेड पे बैठ के यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, आपके ग्लूट्स पेन, आपके लोअर बैक पेन, आपके उठेंगे ना बेड से, आपके घुटनों पे वजन नहीं आएगा, कितनी देर तो आप सीधा होते होते ही लगा देंगे, ठीक है। और ये राउंडिंग ऑफ शोल्डर, फॉरवर्ड हेड, ये सारा कुछ आपके बेड पे बैठने की वजह से हो रहा है। हो। आपको चाहिए कि बच्चों के लिए स्टडी टेबल होनी चाहिए, प्रॉपर एक चेयर होनी चाहिए, उनकी हाइट से मैच करती होनी चाहिए, स्टेयर पे आर्मरेस्ट होना चाहिए, बैक सपोर्ट होनी चाहिए, और जो लैपटॉप या फ़ोन्स आपने यूज़ करने हैं वो आपकी आईलिड के लेवल पे हों, आंखों की ड्राइनेस नहीं होगी, आंखों को खिंचाव नहीं आएगा, आईसाइट वीक नहीं होगी, कमरे की लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, बहुत ज़्यादा लाइट ना हो, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और फिर कोशिश करें जिस रूम में आपने बैठ के पढ़ना है आपके आसपास कोई विंडो होनी चाहिए, आपके रूम में कोई एक आधा ग्रीन प्लांट होना चाहिए। ग्रीन देखना आंखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ठीक है, ग्रीन देखना, उससे एकदम आंखें रिफ्रेश। वो सुबह की सैर हम जो पढ़ते होते थे, गरम गरम वो सबज सबज जो घास है वो देखी, उस पे औस गिरी हुई, वो आंखों के लिए बड़ा अच्छा है, उस पे वॉक करना बहुत ज़्यादा आज भी आप ये चीज़ें अगर बाहर निकले, सुबह सुबह आप ग्रीनरी देखें और आप घास के ऊपर नंगे पाँव चले, बड़ा अच्छा फील होता है। बिल्कुल, आपका मूड रिफ्रेश होता है, बिल्कुल। आप एकदम फील करते हैं कि वो पाँव के मसल्स रिलैक्स हो गए। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा होता है कि अगर आप रूम में प्लांट्स रख लें, आप देखेंगे बड़े बड़े ऑफिसेज में आपके इधर भी प्लांट्स पड़े हुए, तो वो बड़ा अच्छा एक व्यू आता है आंखों को रिलैक्स करने के लिए। फिर हर 20 मिनट्स के बाद एक दफ़ा लैपटॉप या फ़ोन साइड पे रख दें, बुक साइड पे रखें और आंखों की एक्सरसाइज कर ले। कोई पेन पेंसिल लेके ये वाली एक्सरसाइज कर ली, थोड़ी सी फोकस वाली। इससे क्या आंखों के मसल्स रिलैक्स होते हैं। मुसलसल देख देख के किताबें आंखों के आगे अंधेरे आने लग जाते हैं। कुछ लोगों के तो ना लफ्ज़ चल रहे होते हैं आंखों के आगे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ठीक है, तो वो आंखों की एक्सरसाइज हो जाती है। 20 मिनट्स के बाद नेक की स्ट्रेचिंग्स कर लें, उससे भी बड़ा आपको फर्क पड़ेगा। 20 मिनट्स बाद कुछ नहीं करना, अपनी जगह पे एक दफ़ा खड़े हो गए, बाहर से चक्कर लगाए, पानी का गिलास पी लिया, थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज। मेरी जो बच्चे इस तरह करके बैठते हैं वो चलते भी हैं। आजकल बहुत सारी बच्चियों को मैं देख रही हूँ, ये शोल्डर बहुत आगे रहते हैं। हाँ, क्यों? कॉन्फिडेंस की कमी। अच्छा, बच्चियों के अंदर कॉन्फिडेंट नहीं फील करती हैं, तो वो यूं अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्टेड करने के लिए ये पोस्चर अपना लेती हैं। अच्छा, ज़्यादा ये चीज़ क्यों आ जाती है? क्योंकि हमने गाइड नहीं किया कि आपने सीधे होके कॉन्फिडेंट तरीके से चलना है। वो पोस्चरल चेंजेस वो डेवलप होती जाती हैं, आपकी एनर्जी लो अगर हम होती जाती मुसलसल है। इस तरह रहेंगे तो हड्डियाँ उसी तरह से आपकी वो डिफॉर्मिटी आ जाती है ना, मैंने बताया ना, डिहाइड्रेट होने शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता पोजीशन चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर्वाइकल स्ट्रेट होनी चाहिए जब भी आप बैठें, जब भी आप बैलेंस करें।
आपकी लोअर बैक की सपोर्ट हो, आपके शोल्डर आर्म रेस्ट की सपोर्ट हो, फिर आप थकेंगे भी नहीं और अकड़ के बैठे हुए भी नहीं महसूस होंगे और लॉन्ग टर्म तक एक पोस्चर अडॉप्ट कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा राइटिंग वाला अगर आपका काम है, वैसे तो अब बहुत कम हो गया, चीज़ें शिफ्ट हो गई हैं, बट स्टिल तो वो उंगलियों की एक्सरसाइज भी कोई करनी चाहिए। आपके पास स्ट्रेस बॉल या स्क्वीज बॉल जिसको हम कहते हैं वो होनी चाहिए। अच्छा। उसको करते हैं से हाथों की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। रिस्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो एक्सरसाइज। हल्की हल्की सी मूवमेंट्स दे ली, नीचे को दे ली, जोर दे के ऊपर दे ली। अच्छा। स्क्वीज बॉल से बॉल स्क्वीज कर ली। स्ट्रेस और एंग्जाइटी के लिए बड़ी अच्छी है वो चीज़। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये अगर ऐड ऑन करते जाएंगे तो बड़े मसले नहीं हो आपकी हड्डियों की भी अच्छी वो ग्रोथ भी होती रहेगी और बहुत आप कंफर्टेबल फील करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी ना, और उसके साथ में से ऑक्सीजन पास होगी। सबसे बड़ी बात आपने जो की है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी जिन लोगों को रहती है उनके लिए बड़ा फोकस्ड कुछ लोग नहीं रहते हैं, हाँ, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी उनके लिए अच्छा है। उनके लिए एक और एक्सरसाइज भी है। अगर आप एक रबर बैंड ले लें और अगर आपका फोकस खराब हो गया या आप ओवर थिंक करते हैं तो उस रबर बैंड को एक दफ़ा ना खींच दें। अच्छा। वो एकदम वो जो पिंचिंग होती है वो आपको ओवर थिंक दोबारा नहीं करने देगी। अच्छा। ये ओवर थिंकर्स के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है जो साइकोलॉजिस्ट गाइड करते हैं, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ओवर थिंक बहुत करते हैं। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा मरियम, एक फ्रोजन शोल्डर की टर्म यूज़ की जाती है, वो क्या और किन लोगों के साथ होती है? फ्रोजन शोल्डर जैसे कंधे का जाम होना, ये ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर देखा जाता है जो शुगर के मरीज़ हैं, ठीक है। वैसे अगर आपका वेट सडन बड़ा है या बहुत ज़्यादा जल्दी से कम हुआ है तब भी बड़ा प्रोन हो जाता है कि आपका कंधा लॉक हो जाए। हमारा जो शोल्डर है वो लॉक एंड की के मॉडल पे काम करता है। इस तरह से बॉल एंड सॉकेट है और वो जाके लॉक हो जाता है। लॉक हो जाता है एक्सेसिव अगर आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है और वो थक गया है, उसके दरमियान का फ्लूइड जो है वो कम हो गया, उसने लॉक कर लिया है, या फिर आपने हिलाया जुलाया ही नहीं है तो फिर वो लॉक हो गया। उसको खोलने का तरीका क्या है कि आपने सिर्फ उसे मूवमेंट देनी है। सराउंडिंग मसल्स अब हो गए हैं टाइट, उनको दें गरमाइश और उसके बाद स्लाइट मूवमेंट जारी रखें। बस ये बस 3 स्टेजेस आती हैं, फ्रीजिंग, फ्रोजन और थ्रॉबिंग स्टेज, ठीक है। उसके अंदर पेन के लेवल्स होते हैं। पहले आपको लाइट पेन से स्टार्ट होता है लेकिन इतना ज़्यादा लॉक नहीं होता। आप फील करते हो कि कंघी करने लगे हो लेकिन एक अजीब पेन ने आपकी मूवमेंट रोक दी है। वो मूवमेंट रोक रहा है, पेन बढ़ा रहा है, फिर पेन कम करेगा और मूवमेंट रोक देगा। सही, ठीक है। एंड तक आते आते फिर वो मुकम्मल तौर पे लॉक है कि आपके लिए ये करना भी मुश्किल है, ये करना ही मुश्किल है, लेकिन देयर इज नो पेन। उसमें हम फिजियोथेरेपी के थ्रू, एक्सरसाइजेस के थ्रू आपका वो लॉक खोल देते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा अब मरियम, कुछ लोगों का ना सोने का पोस्चर भी होता है कि मैं एक पिलो लेके सोती हूँ, उसके नीचे से हाथ निकाल के फिर ऊपर सर रख के और एक ही जगह पे सोई रहती हूँ। सो ये भी क्या स्टिफनेस और आपकी पेन जो शोल्डर में या नेक में हो रही होती है उसकी वजह बनती है? देखिए, आप सोएं जिस तरह भी आप कंफर्टेबल हैं। पिल्लो सॉफ्ट है या पिल्लो हार्ड है, आपको पता है कि आपका पिल्लो हार्ड है और फिर भी आप उस पर लेट रहे हो और आपको पता है कि दर्द होगी, तो आप गलत कर रहे हो। अगर आपका पिल्लो बहुत लाइट सा है, जैसे मेरा पिल्लो बिल्कुल जैसा मर्जी फारिग है, तो फिर भी इसमें कुछ जान है। अच्छा। उसमें नहीं है। तो फिर भी अगर मैंने ना सर के नीचे रख के सो रही हूँ तो मैं सुबह उठी हूँ मेरी गर्दन अकड़ी हुई है। मैंने अगर अपने पिल्लो से अपनी नेक कवर की है, नेक मेरी हैंगिंग में नहीं है, तो यकीन करें मेरे सुबह उठ के कोई दर्द नहीं है। कितने अरसे से मैं दर्द में थी और अब वो चली गई है। मैं ना जानबूझ के ना जब वो पूरी तरह थक के लेटती हूँ तो मुझे कोई होश नहीं होता, लेकिन मैं ना वो फिर खींच के ना उसको यहाँ रखती हूँ लाजमी, कि मेरी नेक हवा में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुबह उठ के वो जो कंधा खिंचा होगा, शोल्डर्स यूँ टाइट हुए होंगे। यानी आप ये कह रही हैं कि यहाँ तक जो पिल्लो होते हैं और आपकी ये नेक हवा में जा रही होती है, वो पेन करती है आपको? पिल्लो इज सपोज टू कवर योर नेक। आपकी नेक होल्ड होनी चाहिए। वो पार्ट है आपके सर्वाइकल का, उसने ही आपकी सारी बॉडी को होल्ड किया हुआ है। वो हवा में हैंगिंग नहीं होनी चाहिए, वो सपोर्टेड होनी चाहिए। जब आप ये ऑर्थो वालों के पिल्लोज देखते हैं, मेमोरी पिल्लोज या किस तरह से, वो देखेंगे आप उसकी पोजीशन, वो आपकी नेक होल्ड कर रहे हैं। तो नेक होल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिल्लो मुंह पे रख के ना सोएं, पिल्लों को साइड पे रख के ना सोएं, पिल्लो को गर्दन के नीचे एटलीस्ट रख के सोएं। 3-4 किस्म की आजकल मार्केट पे पिल्लो अवेलेबल है। जिन्होंने मुसलसल बैठना होता है उनके लिए भी जरूरी है। हाँ जी। और जिनकी लंबर स्पाइन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिन्हें ज्यादा देर बैठना है, ये बैक अच्छा, ये जिनको कोई पेन नहीं है उनके लिए भी बहुत जरूरी है। देखिए, अगर एडिशनल चीज़ें कर लेंगे तो आप फ्यूचर की पेन्स को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे मैं पहले से प्रिकॉशन ले लेती हूँ ताकि मुझे मसला ना हो। मुझे पता है मुझे फ्लैट्स और हील्स नहीं सूट करते, मैं पहनती ही नहीं हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कहीं इवेंट पे भी जाना तो बंद जूता ही, मेरी मम्मा बहुत तंग है इस चीज़ से, ठीक है। वो मुझे और लेने भी नहीं देती, लेकिन मैंने बंद ही पहन के जाना है। तो कितने अर्से बाद मैंने फ्लैट पहना है तो मैं पाँव सारा दिन दुखता रहा है, तो मैं पहले प्रिकॉशन लेके रखती हूँ कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती पेन में जाना। मेरी कमर में दर्द है, मुझे पता है मैंने कुशन रखना ही रखना है। मुझे अगर ग्लूट्स में पेन है, ज़्यादा ड्राइविंग है मेरी, तो मैं
मैं सॉफ्ट कुशन गाड़ी में रख के ही बैठती हूँ, ठीक है। मेरी आर्म रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी टांगों में बेचैनी शुरू हो जाए, मैं स्ट्रेट एलिवेशन कर लेती हूँ, बैठे बैठे ही कर लूँगी, बेशक अपने टेबल पे बैठे बैठे पाँव नीचे रख के बैठ गई थोड़ी देर। चलिए, ये लाजमी सबको करना चाहिए। च्युइंगम कुछ लोग बहुत खाते हैं और कहते हैं इसका बहुत फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है? देखिए, डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो कहेगा कि ज़्यादा शुगर रश है, वो आपके जॉ के लिए जो मसल्स हैं उनको वीक कर रहा है, आपके लिए अच्छा नहीं है, कैल्शियम कम करता है, ये वो। हम कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है आपके जॉ मसल्स के लिए, ठीक है। आपके TMG लॉक जिनका हो जाता है, जॉ लॉक हो जाता है या जॉ में से पॉपिंग साउंड्स आती हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है। ये जो इनको बेल्स पाल्सी लकवा हो जाता है, वो एक साइड पे च्युइंगम चुबाएं, मसल्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो हमारे लिए तो वो रिकमेंड किया जाता है मुख्तलिफ सूरतों में, लेकिन रेंडमली जिनको आदत है बहुत ज़्यादा हर वक्त खाने की, वो फिर उनके लिए दांतों के लिए अच्छा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं डबल चिन के लिए बड़ी इफेक्टिव है च्युइंगम, जो आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ये सारी एक्सरसाइज हो जाती है, वही मैं बता रही हूँ, मसल्स टाइट होते हैं च्युइंगम चुबाने से। तो ये कभी कभी हो रहा है तो ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो शुगर स्पाइक अच्छा नहीं है इतना। ठीक हो गया जी। यानी वो लोग जो कि एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको लगता है इनके जो लॉक हो रहे हैं, अच्छा प्रॉपर, कुछ लोग कहते हैं हम ऐसे मुंह खोलते हैं तो आवाज आती है, कटक है पॉप, ना? एक पॉप आती है, यस। तो TMJ लॉक हो जाता है। कुछ लोग फिर उसके लिए डेंटिस्ट के पास जा रहे होते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो जॉइंट लॉक हो गया है। तो उसके लिए अगर आप ये फील करें, आपका जो कुशन सा पैड सा बना हुआ है, इसको अंदर को प्रेस करें, ये ये जो पैडेड सा है, ठीक है, और इसको हल्के हाथ से मसाज दें जिनका जॉ लॉक हो जाता है। तो ये बड़ी अच्छी एक एक्सरसाइज है, ठीक है। फिर जिनका जॉ लॉक हो जाता है, इसको यहाँ से होल्ड करें और हल्का सा मुंह खोलें, ये सामने देख के करके दिखा देंगे, ये ताकि देखें, focus यहाँ हो से लॉक किया इसको आपने, जॉ पकड़ लिया अच्छी तरह से, और उसके बाद माउथ ड्रॉप करना है। ये और इसको आपको आप जोर फील से होगा, प्रेस कर रही हैं। मैं इसको होल्ड किया हुआ है, अच्छा। मैंने नीचे लूज कर ठीक दिया है। है और इसको मैंने सारा होल्ड किया है। ठीक आपको है, फील होता है, पूरा जॉ आपका मूवमेंट होती हुई आपको फील होती है। फिर इसी तरह से होल्ड करके तो जुबान से ऊपर की तरफ प्रेशर दें, ये भी एक हिस्सा। फिर च्युइंगम चुबाएं, फिर स्ट्रॉ से पानी पिएं, हार्ड सॉलिड डाइट ना लें, सॉफ्ट डाइट लें। तो ये चीज़ें होती है। फिर हम वो पेन पेंसिल यूज़ करके तो हल्की हल्की सी ग्राइंडिंग देते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ये हल्की हल्की सी ग्राइंडिंग, वो भी बड़ी अच्छी है जॉ की एक्सरसाइज के लिए। चलें जी, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है वो अपनी जॉ के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। घर में कुछ टाइम के लिए आपने करनी है, 2 से 3 मिनट से स्टार्ट करें और इसको प्रैक्टिस करते रहें तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। स्टूडियो से जिम में आ चुके हैं हम, और क्योंकि वो लोग जो कि शिकायत ये कर रहे थे हड्डियों में दर्द रहता है, और हड्डियों में दर्द के साथ साथ उनको ये प्रॉब्लम रहता है कि अच्छा जिम कर रहे होते हैं, उससे कुछ बेहतरी होनी चाहिए, बट उनको क्या होता है, नीज में पेन होना शुरू हो जाती है, बैक में पेन होना शुरू हो जाती है। तो आज हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। साइकिलिंग की तरफ आ रहे हैं। मरियम, हम क्या गलती कर रहे होते हैं कि लोग कहते हैं हमारे नीज में पेन होना शुरू हो गई है, साइकिलिंग कर रहे हैं, नीज में पेन होना शुरू हो गई, बैक में पेन होना शुरू हो गई, तो क्या टाइमिंग हमारी ऐसी होती है, पोस्चर ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम हुई होती है? देखिए, साइकिलिंग जो है, सबसे पहले मैं बता दूं, लो वेट बेयरिंग एक्टिविटी है और आपके नी घुटनों के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। अच्छा। नी आर्थराइटिस से प्रिवेंट करता है, नी लॉकिंग से प्रिवेंट करता है, नी की इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ को मेंटेन रखता है। ओके। अब करेक्ट पोस्चर किसी भी एक्सरसाइज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिम की कोई भी मोडेलिटी आप यूज़ कर रहे हो, सबसे पहले तो प्री वर्कआउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वार्म अप करो बॉडी को, जिसके अंदर आप स्ट्रेट लेग रेजेस, एंकल पंप्स बड़ी दफ़ा बता चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा लेट्स सपोज अगर मैं साइकिलिंग ट्राई कर रही हूँ, मुझे अपनी नी की स्टेबिलिटी बढ़ानी है, मेरी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, इंक्लाइंड होनी चाहिए, रेक्ट होनी चाहिए, लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद मेरी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टेबल हूँ कि नहीं हूँ। दिस, इसके पास एक अच्छा आर्म रेस्ट है, मैंने उसको होल्ड कर लिया है, एंड नाउ हल्के हल्के से स्टार्ट लें। मैंने सिर्फ एक ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे मेरी कार्डियोवेस्कुलर इंड्योरेंस बढ़े, मेरी पैल्पिटेशंस तेज हो और मेरी स्वेटिंग हो। अब साइकिलिंग जो है आपकी लोअर बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपकी एब्स, आपकी कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपकी बैक की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। फ़ायदा आपको उस एक्सरसाइज का, उस मोडेलिटी का होगा जिसमें आपकी पैल्पिटेशंस तेज़ हों, जिसमें आप स्वेटिंग हो और जिससे आपका पोस्चर मेंटेन रहे। तो साइकिलिंग जो है नी वालों के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आप अपनी साइकिलिंग को एक लो वेट बेयरिंग एक्टिविटी को एक क्वेश्चन,
जिन लोगों को नी पेन है हाँ जी। उनको भी करनी चाहिए? देखिए नी पेन वालों को तो हम रिकमेंड नहीं करेंगे ना, वो पहले अपने फिजियो को विजिट करें, देखें क्या इशू है, नी के मसल्स टाइट हैं या नी के लिए आपका नी जॉइंट लॉक हो रहा है। अगर तो नी जॉइंट लॉक हो रहा है तो फिर आप साइकिलिंग फौरी तौर पे ना करें। अगर आपको फील हो रहा है कि वो लॉक हो चुका है तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करें। ठीक है। लेकिन अपनी नी की स्टेबिलिटी के लिए, अपनी कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ के लिए और अपने लोअर लिम्ब की के लिए, देखिए आप ग्लूट्स को कम कर सकते हो इससे, आप अपने काफ मसल्स को कम कर सकते हो जिनका वेट ज़्यादा है, जिनका लोअर बॉडी में ज़्यादा रहता है, तो उनके लिए साइकिलिंग एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। जिनकी ये लेग्स और थाइज, हाँ जी, ये ज्यादा है, बिल्कुल, उनके लिए बिल्कुल, बेस्ट बिल्कुल, है। बिल्कुल। ठीक है। और मुझे ये बता दें, कुछ लोग कहते हैं लेग्स यहाँ से बहुत हैवी हैं, मोटी हैं, उनके लिए भी रिकमेंडेड? देखिए साइकिलिंग एक लो वेट बेयरिंग एक्टिविटी है और बड़ी अच्छी है आपकी लोअर लिम्ब की स्टेबिलिटी के लिए। अब आपका फैट बर्न होता है, जितना ज़्यादा स्वेट करते हो कैलोरी काउंट होता है, कैलोरीज बर्न होती हैं और आपको ये बड़ा फ़ायदा देता है। बेस्ट टाइमिंग कितनी देर के लिए करनी है आपको? देखें बिगनर्स हैं तो आप उतने टाइम से स्टार्ट करें जिसमें आपको लगे कि आप थक नहीं रहे हैं। जैसे मैंने कितने टाइम से नहीं किया होगा तो मैं 5 मिनट करूँगी तो मुझे फील होगा कि अब ये पेन में जा रहा है। पेन में ना जाए उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप प्री वर्कआउट कर लिया करें, वार्म अप लाजमी कर लें, जिसके अंदर मैंने आपको बताया स्ट्रेट लेग राइजेस, एंकल पंप्स आ जाते हैं, और उसके बाद आप साइकिलिंग को ऐड करें। लेकिन टाइमिंग्स आपके बिगनर के लिए 5 to 6 मिनट्स हों, फिर आप ऐड ऑन करते जाएं। बहुत ज़्यादा से बेहतर है बेहतर किया जाए, थोड़ा करें। और अभी आप बड़ा स्लो कर रही हैं, कुछ को मैंने थोड़ा धड़ ये वो देखिए जैसे जैसे आप ट्रेन होते जाते हैं, जैसे जैसे आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, आप उसी तरह से करें। लेकिन ये एक लो वेट है तो इसलिए आपके नीज पे वेट नहीं आना चाहिए, आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, आपके कंधे थक, मैं किसी भी तरह से मैं इस टाइम पे थक नहीं रही हूँ। थकावट मुझे तभी होगी जब मेरे मसल्स कहेंगे कि नाउ इट्स डन, तो अब आप रेस्ट पे चले जाओ। थकाना नहीं है, सिर्फ एक एक्टिविटी। इन केस मतलब प्रॉपर मैं देख रही हूँ ना, आपका ये घुटना जो है प्रॉपर मूव हो रहा है, यूं तो अगर आपको आवाज आ रही है घुटने में से या आपको ऐसे फील हो रहा है कि पेन हो रही है, स्टॉप हो जाना चाहिए। देखिए अगर आपको लगे कि यहाँ पे नी रिस्ट्रिक्ट हो रहा है कि पेन आने लग गया है, रुक जाएं, उतर जाएं, वॉक कर लें, फिर दोबारा से उसको कंटिन्यू कर लें। लेकिन बिगनर्स हैं तो वही ना स्लो पेस से स्टार्ट करें, स्लो एक्टिविटी रखें। मैं काफ़ी दिनों बाद कर रही हूँ, इसलिए बहुत स्लो कर रही हूँ, रिलैक्स होकर कर रही हूँ, बैक भी नहीं थक रही, कुछ नहीं, स्टेबिलिटी है। उसी तरह से स्टेबिलिटी का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी एक्सरसाइज करने से। जिन लोगों को नी पेन है उनको अब फिजियोथेरेपिस्ट या फिर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद, हाँ जी, जिनको नी पेन रहता है, नी लॉक रहता है, नी में से आवाज़ें आती हैं, वो आफ्टर रिकमेंडेशन देख लें कि उनके नी में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इस एक्टिविटी को कर सकें, फिर साइकिलिंग ऐड करें। लेकिन जैसे आप हैं या मैं हूँ तो हमें डेली बेसिस पे करनी चाहिए। ये आपके लिए कार्डियोवेस्कुलर के लिए बड़ी अच्छी है, लोअर लिम्ब का वेट मेंटेन रखेगी और नी की स्टेबिलिटी के लिए बड़ी अच्छी है। अच्छा अब इसके लिए कुछ लोग करते हैं जी, अच्छा खासा खाना खा लिया, नाश्ता हैवी सा कर लिया, आप जिम पहुंच गए, तो ये प्रैक्टिस कैसी? नहीं देखें, जिम आपने करना है जब आपने खाना नहीं खाया हुआ है, आपके अंदर शुगर रश नहीं है, आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ब्लड स्ट्रीम एक्टिव नहीं हुई हुई है, उस टाइम आप जाके जिम करें तो वो ज़्यादा फ़ायदा देगा। खाना शाना खाया हुआ जाके रश करने लगे हैं, बॉडी तो पहले ही एक्टिव है, वो ब्लड स्ट्रीम तो पहले ही आपका एक्टिव हुआ हुआ है, वो आपको फ़ायदा नहीं देगा। तो आप जब खाना खाए बगैर आप शाम को आराम से तसल्ली से जाएं या अर्ली मॉर्निंग्स की टाइमिंग रखें तो बड़ा बेहतरीन हो जाए। लेकिन ये बहुत बेस्ट है जी साइकिलिंग, कुछ टाइम के लिए आप स्टार्ट करें और अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको बता दिए कि आपने बिल्कुल कम टाइम का और फिर उसको आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते रहें, ये आपके लिए बेहतर होगा। एकदम से बहुत कुछ करना आपको अच्छा रिजल्ट के बजाय मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकती हैं। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम आपको दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं और मरियम ने मुझे बताया कि ये एक्सरसाइज अगर मैं करूँगी तो मेरे लिए बहुत बेस्ट है। क्या होगा मरियम इससे? देखिए मैं इस टाइम इसको रोल कर रही हूँ, या आप शोल्डर्स के नीचे भी रख सकते हैं, यस। अच्छा। और मैंने काफ्स के नीचे रखे हुए हैं। इससे क्या होगा, जिनको टांगों की बेचैनी रहती है, जिनके टांगों के पट्टे जो है वो खिंचे खिंचे से रहते हैं, स्टिफनेस बहुत रहती है, ब्लड सर्कुलेशन रात को एकदम, कुछ लोग कहते हैं हमें नींद ही नहीं आ रही, लेग्स में इतनी पेन है, नींद नहीं आ रही है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, मैं इसको रोल कर रही हूँ और इससे ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसी तरह से इसको रखें, टांगे थोड़ी सी ऊंची करें और ऊंची करके सो भी सकते हैं, उससे क्या होगा, टांगों की बेचैनी चली जाएगी। अच्छा। ठीक है। अब जैसे मैं इसको करके तो मैं ये एंकल पंप्स भी कर रही हूँ, आप भी करके देखेंगे, एकदम आपको लगता है टांगों से प्रेशर खत्म हो गया है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल, ये जहाँ से देखिए मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल मसल्स, ये एंकल पंप्स हैं। प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसका इस्तेमाल
वैसे ही ना करूं और मैं आपको दिखाऊं कि ये मैंने स्ट्रेट लेग रेस की है, जितनी मेरी टांग आसानी से उठाई जाएगी। ये मेरे जिनको सोने में मसला होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिनको अगर वो नींद नहीं आ रही नहीं होती। आती, वो अगर ओके। सोने से पहले एक दफ़ा टांग सीधी ऊंची ऊपर को उठाएं, फिर टांग को अपने चेस्ट के साथ लगाएं, तो ये उनके लिए बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको नींद के मसले हल हो जाएंगे। या फिर बैक की स्टेबिलिटी के लिए अगर आप देख लें कि आप इनको होल्ड करने की कोशिश करें, पट्टे खींचेंगे। अब देखिए टाइट हैमस्ट्रिंग्स हैं, हाँ। तो वो नहीं हाथ लग रहा। नहीं लग तो रहा। टाइट हैमस्ट्रिंग्स को लूज करने का क्या तरीका है कि अगर मैं अपनी टांगों को यहाँ से ग्रिप दूं, अच्छी तरह से अपनी बैक को स्ट्रेट रखूं और इसको स्लाइड करूं, मुझे बहुत मुश्किल ज़्यादा खिंचाव फील हो रहा है, बहुत मुश्किल लेकिन है। ये देखें फर्क पड़ा है, एकदम मसल खुला है। तो जिनके टाइट हैमस्ट्रिंग्स होते हैं वो वाली स्ट्रेचिंग्स कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से 2-3 चीज़ें ऐड करने से फ़र्क पड़ता है। जिन लोगों को बैक पेन है वो नहीं ये कर सकते हैं। बैक पेन है वो नहीं कर सकते हैं, उसके लिए पहले वो कोर स्ट्रेंथनिंग करेंगे। जैसे कि आपने अपनी टांगों पे वजन डाल दिया, सारी टांगें इकट्ठी कर ली हैं, अपने बाजू नीचे रख लें या फिर एल्बो से वेट डालें। सही प्रैक्टिस तो ये कि आप बाजू नीचे रखें और हल्की सी बैक लिफ्ट करें। बैक लिफ्ट करने से आपकी कोर स्ट्रेंथनिंग होगी, आपके बैक के मसल्स रिलैक्स होंगे, आपके ग्लूट्स टाइट होंगे। फिर उसके अलावा अगर आप हील्स पे वेट डाल के बैक लिफ्ट करेंगे तो वो आपकी हील्स के लिए बड़ा अच्छा है, घुटनों के लिए बड़ा अच्छा है, आपके ग्लूट्स और आपकी बैक की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, तो आपने अब ये जो स्टे किया है, हाँ जी। कितनी देर के लिए करना है? कुछ ये सेकंड्स 5 सेकंड के लिए होल्ड करें, 10 रेपिटेशंस में सो करें, दिन में 3 सेट्स करें और कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें। तो बैक के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है जिसको हम ब्रिजिंग कहते हैं। और फिर हील ब्रिज किया है दूसरा मैंने, तो ये आपके नी के लिए, हील्स के लिए, ग्लूट्स के लिए, बैक की स्टेबिलिटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके मरियम, कुछ लोग कहते हैं पाँव बहुत सो जाते हैं और समटाइम तो पूरी टांग सो जाती है, क्या करना उनको? ठीक है, जिनके पाँव सो रहे हैं, टांगें सो रही ज़्यादा देर बैठने की वजह से, या फिर टांगों में कड़ल पड़ रहे हैं। हाँ। मेरे कड़ल पड़ा है फौरी तौर पे। अब बजाय उसको बैठ के मैं मलूं, मैंने क्या किया है, मैंने सारा वजन दीवार पे ढाल दिया है, ये अच्छा। पूरी तरह से। ओके। ठीक है, दीवार पे ढालने से सारा वजन आपकी टांगों पे आ गया है और एकदम वो मसल क्रैम्प ठीक होगा। फौरी तौर पे किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लें, अपने कमरे की दीवार के पास है, दरवाजे के पास, और उसको जोर से पुश करें, टांगों पे वजन डाल दें। इवन आपके पाँव में भी अगर हो रहा है, टांग में भी हो रहा है, आपने पूरा वजन दीवार पे डाल हाँ, तो उससे क्या होता है, मसल क्रैम्प चले जाएंगे, पाँव की उंगलियां सुन्न हो रही हैं, टांगे सुन्न हो रही, ठीक हो जाएंगे। सही। फौरी तौर पर वजन ढालें, वजन ढालने से ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। सही। और अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपके घुटने जो हैं उनमें आपको सम टाइम कहते हैं ना कि सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो आवाज़ आ रही है, वो जो आपने कहा कि प्रॉपर आवाज़ आ रही होती है, कुछ एक्सरसाइज के हम होल्ड करें अपने घुटने को या कुछ? उसके लिए क्या किया जाता है, अगर मैं फिर से बैठ के आपको बता दूं, ये मैंने घुटनों के दरमियान में सॉफ्ट कुशन रख ले, पिलो रख ले, मैंने अपनी फिस्ट रख ली है और मैंने इसको ज़ोर से प्रेस किया है, फिस्ट रख के ज़ोर से प्रेस किया है। ठीक है, ये मेरे घुटनों के लिए बहुत अच्छा है कि अगर मेरे घुटनों में से पॉपिंग साउंड्स आती हैं, घुटनों में दर्द होता है, तो ये एक्सरसाइज की जा सकती है। ठीक है। और फिस्ट बना के रखनी है, बहुत आसान है। अब इसके लिए तो कोई मेरा नहीं इसके लिए ख्याल कोई कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिजियोथेरेपी बहुत आसान है अगर सही से प्रैक्टिस की जाए। अगर सही से प्रैक्टिस की जाए और इसके लिए अच्छा कोई आपको प्रॉपर गाइड करने वाला भी होना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, ये जो यूट्यूब और डिफरेंट सोशल मीडिया से आप देख के चीज़ें कर रहे होते हैं, मुझे लगता है कि प्रॉपर जब तक आपको गाइडेंस नहीं मिलती ना, बिल्कुल, वो तब तक आप प्रॉपर वो कर नहीं देखिए ये एक्सरसाइजेस बताने का मकसद ये है कि पता चले कि होता क्या है, लेकिन वन साइज फिट ऑल नहीं होता। हर बंदा हर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। उसके लिए आप विजिट करते हैं, हर बंदे का एक इंडिविजुअल प्लान बनता है, किसने कितने एंगल पे कितने रेप्स में करना है कि नहीं करना। तो हर एक्सरसाइज देख के आप फॉलो नहीं करें। सही। अब कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जी हमने अच्छी खासी एक्सरसाइज स्टार्ट की, उससे पहले कोई शोल्डर में पेन नहीं थी, अब उसके shoulder बाद में हो pain। गई है। हाँ। तो हो सकता है शोल्डर की कोई क्रॉनिक इंजरी हो, कोई ट्रॉमा हो, वीकनेस हो, मसल या टेंडन की इंजरी हो, आपको नहीं पता, आपने देखा देखी कर दी और वो ट्रिगर हो गई। तो हर चीज़ नहीं आप कर सकते, हर चीज़ हर के लिए नहीं है। सही। वेट जिन लोगों का ज़्यादा, उनको तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना होता होगा, उनको कॉन्शियस चीज़ें नहीं वो कर सकते ना। देखिए वो करें जो उनके फैट बर्न की तरफ आएँ। एक्सरसाइज वही बेहतरीन है जिससे पैल्पिटेशंस हो रही हैं, जिससे स्वेटिंग हो रही है, वही कैलोरी बर्न करने में हेल्प करेगी, हर एक्सरसाइज नहीं करेगी। तो जिनका वेट ज़्यादा है उनको हर एक्सरसाइज में ये चीज़ रखनी चाहिए कि इससे पैल्पिटेशंस और स्वेटिंग हो रही है कि नहीं, दिल की धड़कन तेज़ और पसीना ज़्यादा है, तभी वो फ़ायदेमंद है। चलें जी, ये चीज़ें आपके साथ क्यों हम शेयर करते हैं, ताकि आप अपने प्रॉब्लम्स को रिलेट करें और प्रॉपर गाइडेंस की बात करें ज़रूर, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो ये कोई अलार्मिंग साइन हो सकता है, इसको आपने इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। ज़रूर किसी भी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं,
जैसे कि हमने स्टार्ट में प्रोग्राम के कहा कि एक प्रॉपर आपके पहले कुछ टेस्ट होते हैं वो कराने होते हैं ताकि इशू पता चल जाए। ये नहीं कि जी आप फिजियोथेरेपी करते जा रहे हैं और प्रॉब्लम आपका क्या है वो पता ही नहीं चल रहा। उसके बाद कुछ मल्टीविटामिन ऐड की जाती हैं ताकि आपका वो प्रॉब्लम भी जो है अगर कहीं से वीकनेस है वो भी प्रॉपर हो सके, कवर हो सके। बाकी आप ये रूटीन में करते रहेंगे तो चाहे नी पेन है, बैक पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, ये रूटीन की चीज़ें हैं। और एक बहुत आम मसला जो मैं बहुत सारी खवातीन के हमें मैसेजेस आ रहे थे लेग्स में पेन रहने का, तो मरियम वो बहुत आसान सी एक्सरसाइज आपने बता दी है। रात सोने से पहले रूटीन में प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत सारे मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।